गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, जिसे रक्त का थक्का या रक्त का थक्का जमना भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स को, कैस्केडिंग कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, जो 3 मिनट्स का होता है या 4 मिनट्स का कहीं कहीं पे आ, बताया जाता है, लिखा हुआ रहता है। अब ये है क्या कैस्केडिंग प्रोसेस? कैस्केडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी पे कोई कट मार्क हो जाती है, कट जाती है, या फिर चोट लगने की वजह से कटती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो है वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। और उसको जैसे ही कहीं पे कटा आपके बॉडी पे, तो कटने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि उसे दबाते हैं। जिस जगह पे कटती है वहाँ पे हम लोग अपने दूसरे हाथ से दबाते हैं, उंगली से दबाते हैं। जिससे क्या होता है कि ब्लड को क्लॉटिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद क्लॉटिंग होने में मदद मिलती है और वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाती है, जिसके कारण कि उसके बाद फिर हमारे बॉडी से ब्लड नहीं निकलती है। तो यहाँ पे कैस्केडिंग प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है। जिस वक्त हमारे बॉडी पे कट मार्क लगती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि अपने हैंड्स के जो फिंगर्स हैं, उंगली, उससे दबा करके रखते हैं थोड़ी देर, 4-5 मिनट, 10 मिनट तक दबा करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ पे क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हमारे बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाती है। चलिए, सबसे पहली जो मेन बात है वो है थ्रम्बोसाइट के बारे में, जो कि प्लेटलेट जो पार्ट फर्स्ट हमने बनाई थी ब्लड, रक्त के बारे में, सीबीसी के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट में हमने इसे विस्तार से बताया था। तो ये प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम है थम्बोसाइट थम्बोसाइट थ्रम्बोसाइट। जो प्लेटलेट है, वायु के संपर्क में जैसे ही हमारे बॉडी पे कट मार्क होती है, तो वायु के संपर्क में, चूंकि देखिए ब्लड में सारी चीज़ रहती है। ब्लड में आरबीसी भी रहती है, डब्ल्यूबीसी भी रहती है, प्लेटलेट भी रहती है, और प्लाज्मा भी रहती है। इन सारों का मिक्सचर होता है। एक कैल्शियम भी होती है, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए कैल्शियम के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिए हैं कैल्शियम का। इसका नाम आया है इस वीडियो में, इस जगह पे। आप देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारे बॉडी में कट मार्क होती है, तो ये सारे के सारे चीज़, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, कैल्शियम, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो जैसे ही वायु के संपर्क में प्लेटलेट आती है, थ्रम्बोसाइट, तो वो क्या करती है, थ्रम्बोप्लास्टिक का निर्माण करती है। ठीक है, थ्रम्बोप्लास्टिक बन जाती है। थ्रम्बोसाइट जो है वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रम्बोप्लास्टिक बन जाती है। और वही थ्रम्बोप्लास्टिक ब्लड में मौजूद जो कैल्शियम है उनके साथ वो मिल जाती है, संयोग कर लेती है, और उनको, चूँकि जो थ्रम्बोप्लास्टिक है और कैल्शियम दोनों मिल करके प्रोथ्रोम्बिन नामक एक वहाँ पे प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन, उनको वो इन्फॉर्म करती है, दोनों मिल करके। आप यहाँ पे देखिए, थ्रम्बोप्लास्टिक और कैल्शियम मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को इन्फॉर्म करती है, और इस प्रोथ्रोम्बिन को थर्मोप्लास्टिक और थ्रम्बोप्लास्टिक और कैल्शियम जो है, ये प्रोथ्रोम्बिन को इन्फॉर्म करती है कि वहाँ पे कटा हुआ है, उसे ठीक करनी है। तो वो कैसे होगा, तो उसके बारे में, इसको प्रोथ्रोम्बिन को इन्फॉर्म करने के बाद वो उसे एक्टिव कर देती है। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होती है तो वो बदल जाती है किसमें, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जब प्रोथ्रोम्बिन बदल जाती है, तो थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करती, उसे इन्फॉर्म करती है। थ्रोम्बिन किसको इन्फॉर्म करती है, तो फाइब्रिनोजेन को। थ्रोम्बिन किसे इन्फॉर्म करती है, फाइब्रिनोजेन को इन्फॉर्म करती है कि उस वहाँ पे कटा हुआ है, उसे ठीक करनी है। और ये फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाती है, और यही फाइब्रिन जो है वो ब्लड को रोकने का काम, क्लॉटिंग करने का काम करती है, फाइब्रिन। तो जो ब्लड का जो थक्का जमने का, जो ब्लड को क्लॉट होने में जो समय लगता है, और जो जिस जिस प्रोसेस, जिस जिस विधि से होकर के गुजरना पड़ता है, ये चारों विधि यहाँ पे लिखा हुआ है। इन 4 विधि के कारण ही ब्लड हमारे बॉडी में क्लॉट होती है।
और या फिर कटने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर में क्लॉट होती है जिससे ब्लड रुक जाती है। कौन कौन सा है? थ्रम्बोसाइट है जिसे प्लेटलेट कहते हैं, फिर थ्रम्बोप्लास्टिक है, फिर है आपको यहाँ पे थ्रोम्बिन है, फिर फाइब्रिनोजेन है, और फिर फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फाइब्रिन में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइब्रिन जो है उसे जाली जाली के आकार का होता है, इस टाइप से होते हैं। यहाँ पे देखिए फाइब्रिन जो होती है जाले के आकार का होती है। और चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो पार्ट फर्स्ट हमने बनाई थी वीडियो, उसमें हमने बताया था कि आपका 60% प्लाज्मा होती है, 60% प्लाज्मा होती है और 40% में रुधिराणु होते हैं ये। और 40% में रुधिराणु में सबसे ज़्यादा आरबीसी की मात्रा होती है, तकरीबन 90% आपका आरबीसी की मात्रा होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। तो रुधिराणु में तो सारे चीज़ हैं, डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है और प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है। तो होता क्या है कि फाइब्रिन नामक जो जाली जैसा जो रहता है, वो कटने के बाद हमारे बॉडी के जिस पार्ट पे कटती है वहाँ पे तुरंत वो आ जाती है और उसे क्या करती है? ढक देती है। जहाँ पे कटा हुआ भाग होता है उसको फाइब्रिन जो है जाली का आकार का जो हमने ये इस टाइप का रहता है वो उसे ढक देती है। ढकने के बाद आपको तो पता ही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और ये आपको प्लाज्मा, ये सारे के सारे मौजूद रहते हैं। तो क्या करते हैं वो रुधिराणु में, क्या करते हैं कि ये सारे के सारे मौजूद मौजूद रहते हैं रुधिराणु में। तो वो क्या करते हैं कि वो धीरे 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 जैसे जमने लगते हैं। कुछ पार्ट आरबीसी का रह जाएगा, डब्ल्यूबीसी का रह जाएगा, प्लेटलेट का रह जाएगा, कुछ प्लाज्मा का रह। तो होता क्या है, प्लाज्मा तो लिक्विड फॉर्म में होती है और ये सारे के सारे क्या होते हैं वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है, ये जाली पे अटकना स्टार्ट हो जाती है। धीरे 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 पूर्ण रूप से ये क्लॉट हो जाती है और ये बंद हो जाती है, जिससे कि प्लाज्मा भी ऊपर इससे होकर के नहीं गुजरती है। तो वहाँ पे क्लॉटिंग की समस्या हो जाती है और रक्त थक्का जम जाता है। यहाँ पे लिखिए, देखिए हमने लिख रखा है रक्त थक्का बन जाती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब बॉडी में रक्त जो है वो थक्का जमती है, सबसे बड़ी बीमारी है। अगर कहीं पे चोट लग जाए तो होता क्या है कि अगर आपके बॉडी में उस तरीके से ब्लड क्लॉट हो जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होती है, दर्द होती है। जैसे कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो सुई इंजेक्शन जब हम लोग को लगाते हैं जो डॉक्टर लोग होते हैं वो हम लोग को जब इंजेक्शन जब लगाते हैं तो होता क्या है कि कुछ दवाई उसमें से निकाल करके गिराया जाता है ताकि उसमें थोड़ा सा भी एयर ना रहे। अगर एयर उसमें रह गई तो हमारे बॉडी में जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है, तो ज़्यादातर नस वाली जो इंजेक्शन होती है उसमें ये समस्या देखने को मिलती है कि आपको पूर्ण रूप से वहाँ पर से आपके जो इंजेक्शन है उसमें से थोड़ा सा दवाई निकाल करके गिराया जाता है, फेंका जाता है। वो इसलिए किया किया जाता है ताकि सिरिंज जो नीडल है उसमें जो है उसमें कहीं एयर तो नहीं रह गया है। अगर एयर थोड़ा सा भी रह जाएगा तो वो हमारे नस में ब्लड में प्रवेश कर जाएगा और जब ब्लड में प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ पे एक सेरेपिन नामक एक वहाँ पे प्रोटीन होती है। वो क्या करती है, चूँकि आपको पता है वो ब्लड को जमने से रोकती है। और वहाँ पे क्या होगा कि उसे एयर मिलेगा तो वो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। जमने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपको दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, फूल जाएगा। डॉक्टर कहेंगे कि थोड़ा सा सेक लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर का फॉल्ट होता है क्योंकि उनको इंजेक्शन वो लगाए हैं और उनको लगाने में ही परेशानी हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट को भोगना पड़ता है। खैर चलिए मैं इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करूँगा। और भी देखिए ब्लड को क्लॉट होने में ये चार ही जो ये देख रहे हैं, ब्लड को क्लॉट होने में मेन रूप से ये चार ही घटक हैं जो काम में आते हैं। और कुछ और घटक हैं जिसके माध्यम से ब्लड को क्लॉट किया जा सकता है, जो कि आपको हम एक छोटा सा समरी के रूप में डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो आगे आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुधिराणु रुधिराणु में कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसका 90%, ई 10%, ये आपको उस टाइप से 20% के आसपास या नहीं 5% एंड 5% के आसपास होती है। लेकिन इसमें ये सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी। अब यहाँ पे देखिए जो रुधिराणु है उसमें थ्रम्बोसाइट जो प्लेटलेट है। देखिए ब्लड में सारे चीज़ हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट है आपको, और ये
क्या बोला जाता है, प्लाज्मा भी हैं। लेकिन जो रुधिराणु हैं उनमें जो ब्लड को क्लॉट करने का जो काम करती है वो थ्रोम्बोसाइट करती है, प्लेटलेट करती है। और प्लेटलेट की संख्या कितनी, 2 लाख मिनिमम होनी चाहिए। इसके ऊपर है तो दिक्कत नहीं है, अगर इसके नीचे है तो दिक्कत है। अगर इसके नीचे है, जैसे डेंगू वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको ये समस्या होती है कि उनका जो प्लेटलेट है बहुत लो लेवल पे चली जाती है। तो उनको कभी कभी ये बताया जाता है कि गोट मिल्क ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, इस तरीके से एलोवेरा ले सकते हैं, इसे गिलोय ले सकते हैं। ये सारे के सारे चीज़ उस चीज़ में हेल्प करती है। दूसरी जो है प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है। ये दोनों के दोनों, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनती है और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनती है। तो ये दो तरह का प्रोटीन होती है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। तीसरी अगर तत्व या धातु की बात करें तो वो कैल्शियम है जो ब्लड को क्लॉट होने में, जमने में मदद करती है। अगर देखिए रुधिराणु में जो थ्रम्बोसाइट है, जो प्लेटलेट, वो ब्लड को जमने में मदद करती है। और प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, तत्व में कैल्शियम है। और एक और चीज़ विटामिन के, विटामिन के भी जो है वो आपको ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। अब देखिए ये चारों के चारों क्या चाहते हैं कि ब्लड जम जाए, क्लॉट हो जाए। लेकिन उसमें एक चीज़ और है जो नहीं चाहती है कि ब्लड क्लॉट हो, जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे, हेपेरिन। यही एक ऐसा चीज़ है, यही एक ऐसा एंजाइम है, यही एक ऐसा बॉडी में, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है, एंटीजन इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉटिंग एंटीजन। ये एंटी क्लॉटिंग एंटीजन है, ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती है। अब होता क्या है कि ये तीनों के तीनों जो है, आपको बता दें, यहाँ पे चारों, ये चारों चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाए। बट यहाँ पे ये जो है हेपेरिन, यहाँ पे देखिए, एंटी क्लॉटिंग एंटीजन जो हेपेरिन है, ये ब्लड को जमने नहीं देती है, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ये सारे के सारे क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ब्लड जो है बॉडी में क्लॉट हो जाए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए विटामिन के बारे में बात कर ले। अब कहीं पे अगर आपके बॉडी में जो नस है वो अगर क्लॉट हो जाती है तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, जो जाने का बीपी है, जो ब्लड के साथ में जाती है, तो वो जाने का जो बीपी है, ब्लड जिस प्रेशर से जाती है उस प्रेशर का नाम है, उस प्रेशर की जो क्या बोलेंगे, जो पावर है 120 होती है। और उधर से लौटने का जो बीपी का जो पावर है वो 80 होती है। तो जाने का 120 है, अगर वो इतनी ताकत से अगर जाएगी, धक्का लगाएगी, या बीच में नस में ब्लड क्लॉट हो गया है, जम गया है, तो वो क्या करेगी, नस को फाड़ देगी। अब नस को फाड़ देगी तो वो क्या हो जाएगा कि उस नस को फटने से क्या कहा जाता है, उसे हेमरेज कहा जाता है। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि जब नसों का फटना हेमरेज कहलाता है। ठीक, जहाँ पे भी नस फट जाएगी वो हेमरेज कहलाएगी। जैसे ब्रेन वगैरह में क्या होता है कि आप देखेंगे, चूँकि ब्रेन का जो नस होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत बारीकी होती है, उससे ब्लड ही केवल जा सकता है, उसके अलावा कुछ जा नहीं सकता। और वहाँ पे अगर ब्लड क्लॉट हो गई तो समझिए कि आपका मरना तय है। तो वहाँ पे जब ब्लड क्लॉट होती है तो उसका जिम्मेवार यही होता है, विटामिन के। और विटामिन के जो है ब्लड को क्लॉट करने में सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ है और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार भी यही है। अब ब्रेन हेमरेज, देखिए ब्रेन हेमरेज होने का मुख्य कारण विटामिन के है, यहाँ पे हमने साफ लैंग्वेज में लिख रखा। तो अगर कहीं पे भी जैसे चोट लगती है, आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि चोट लगा है 10 साल पहले और उसका रिएक्शन जो है 10 साल बाद देखने को मिला है। और इस तरीके से घातक रिएक्शन देखने को मिलता है कि या तो जो पेशेंट हैं वो या तो कोमा में चले जाते हैं, या फिर उनको सर्जरी के माध्यम से बहुत दिनों के बाद ठीक किया जाता है, या फिर अपना वो याददाश्त खो बैठते हैं। तो यही समस्या होती है, चूँकि वो चोट लगने के कारण धीरे धीरे ब्लड क्लॉट होते 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 बढ़ते चली जाती है। और उसका मेन जिम्मेवार कौन है, विटामिन के। ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अब जो ये है
एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो है हेपरिन, यह क्या करती है कि ब्लड को जमने नहीं देगी। अब ब्लड के जब जैसे ही बॉडी के अंदर है वो चारों चाहते हैं कि ब्लड जम जाए, बट ये चाहती है जो हेपरिन है एंटी क्लॉटिंग एंटीजन, ये ब्लड को जमने नहीं देती। वो चार लोगों पर ये अकेले हेपरिन ही भारी है। अब देखिए एक चीज़ हेपरिन के लिए भी थोड़ा सा अ, ये घातक हो जाती है। एयर जो हवा है, हवा उसके लिए घातक है। हवा में हेपरिन मर जाती है। हवा में क्या होगी, हेपरिन हवा में मर जाएगी, मर जाएगी। तो जैसे ही बॉडी पे कट मार्क होता है या कटती है एक्सीडेंट के माध्यम से या जैसे भी हो, अगर बॉडी कट गई, कहीं पे बॉडी का किसी भी पार्ट में अगर कटा हुआ है, तो वहाँ से जो ब्लड निकलती है वो तुरंत में उसमें हेपरिन मर जाती है। और जैसे ही हेपरिन मरा तो समझ जाइए कि ये सब जो है, हेपरिन जैसे ही मरा तो ये सारे के सारे थ्रम्बोसाइट, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उस पर अटैक कर देते हैं और उस ब्लड को जमा देते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे ही कटती है, कटने के बाद थोड़ा सा ऐसे करके चाप करके रखिएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। उसका मेन कारण यही है कि वहाँ पे हेपरिन जो है, हेपरिन हेपरिन वो मर जाती है। अब जब हेपरिन मर जाएगी, हेपरिन हेपरिन मर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये चारों के चारों एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव हो जाएंगे तो ब्लड को क्लाउड कर देंगे, जमा देंगे। अब जैसे हम लोग देखते हैं इंजेक्शन वगैरह जब डॉक्टर लगाते हैं, तो उनमें भी यही समस्या होती है कि जो इंजेक्शन, उनका यही कोशिश रहता है कि जो इंजेक्शन है वो उसमें से एयर पूर्ण रूप से निकाल दी जाए। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो पेशेंट हैं उनके बॉडी में एयर नहीं जाएगी, और वहाँ पे वहाँ जो जहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं वहाँ पे जो ब्लड है उसमें जो हेपरिन है, वो हेपरिन वायु के संपर्क में ना आए और वो हेपरिन मरे ना। और जब हेपरिन नहीं मरेगी तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। अगर ब्लड वहाँ पे एयर चली गई और हेपरिन जो ब्लड के संपर्क में, तो हेपरिन रहेगा ही रहेगा, और ब्लड के संपर्क में जैसे एयर गई तो वहाँ पे हेपरिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उस केस में वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और पेशेंट को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब आगे की ओर चलिए। यहाँ पे देखिए हेपरिन हवा में जिंदा नहीं रहती है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ दूसरे पेज पे। यहाँ पे आइए। यहाँ पे एक बीमारी अ, बहुत सदियों से चलती आ रही है, उसका नाम है हीमोफीलिया बीमारी। जो हीमोफीलिया डिजीज जो है, उसमें क्या होता है, ब्लड जो है कटने के बाद नहीं रुकती है। देखिए हीमोफीलिया जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि जो आपका हेपरिन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। क्या, हेपरिन जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी वो, तो क्या होगा कि ब्लड में ऐसे ही नॉर्मली एक्टिव रहती है जो, तो आपको प्लेटलेट्स हो गया और भी जो है कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो हैं उसके सामने डीएक्टिवेट रहती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है कि जो हेमोफीलिया होने के कारण हेमोफीलिया होने के कारण जो आपका हेपरिन है, आपके ब्लड में जो हेपरिन मौजूद है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मरीज का जितने भी अंग है, नाक कान मुंह, उससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो पेशेंट होती हैं वो मर जाते हैं। जो पेशेंट होते हैं वो मर जाते हैं, बॉडी डेड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होती है। अब जैसे देखिए, अब हेपरिन है तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देगा, व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब देखिए बॉडी के अंदर दोनों का अपना अपना एक रोल है बॉडी में, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। वो चारों चाहते हैं कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट कर दें, लेकिन हेपरिन उसको होने नहीं देती है। और बाहर निकलने के बाद वो चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, और हेपरिन जब हेपरिन नहीं मर जाती है तो ब्लड क्लॉट हो ही जाएगी। यानी कि वायु के संपर्क में आने के बाद हेपरिन जैसे ही मरती है तो वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर में हेपरिन बहुत मजबूत स्थिति में होती है, जिसके कारण वहाँ पे वो लोग जो हैं वो ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाते हैं, चूँकि हेपरिन बहुत मजबूत स्थिति में होती है और एयर की
उसमें जो ब्लड हमारे बॉडी के में जो नस है और जो ब्लड है उनमें एयर है नहीं, तो इसीलिए हेपरिन बहुत मजबूत स्थिति में होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, और इस पे मैं लेकर के आऊँगा, इसीलिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।